तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम देखने वाले हैं कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। तो जैसे इक्विटी मार्केट एक इन्वेस्टमेंट टूल है और डेरिवेटिव मार्केट एक ट्रेडिंग टूल है। आपको ट्रेडिंग करनी है तो डेफिनेटली आप कहाँ पे कर सकते हो? फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो इक्विटी मार्केट में क्या होता है? इक्विटी मार्केट में इंट्राडे में आप बाइंग और सेलिंग बोथ साइड पोजीशन ले सकते हो, लेकिन पोजिशनल आपको सेलिंग साइड पोजीशन लेना है तो डेरिवेटिव मार्केट में ही आपको ट्रेड करना पड़ता है। तो जैसे हिस्ट्री देखेंगे तो डेरिवेटिव मार्केट 1875 में इंडिया में स्टार्ट हो गया था और बाद में गवर्नमेंट ने उसको 1952 में गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। लेकिन कुछ चीजें बैन होने के बाद भी कंटिन्यू चालू थी। मतलब ये डब्बा ट्रेडिंग या बदला ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया था 1952 और हर्षद मेहता स्कैम के बाद 1988 में सेबी की स्थापना हो गई। एक्चुअल राइट सेबी को 1992 में मिले और 93 में सेबी ने डिसाइड किया कि ये बदला ट्रेडिंग को बैन करना है, ये इलीगल है। तो इसके बाद सेबी का मोटो यही था इस्टेब्लिश की टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बने रहना चाहिए। तो इसके लिए अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। इसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट थे उनको अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट का स्टडी करने के लिए भेज दिया। और उन्होंने भेजने के बाद वो स्टडी करने के बाद जैसे कि जैसे हमने पहले अमेरिकन मार्केट जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है वैसे कि वैसे फॉलो किया और 2013 में हमने यूरोपियन डेरिवेटिव मार्केट का जैसे चलता है उसके अकॉर्डिंगली हम अभी ट्रेडिंग करते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट में हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट ये इंडिया में ट्रेडिंग होता है। और डेरिवेटिव बनाए हैं ये हेजिंग पर्पज के लिए, लेकिन हवेयर देयर यूज ऑफ स्पेकुलेशन कैन बी रूल आउट। और द मैक्सिमम स्पेकुलेशन हो रहा है और जैसे वर्ल्ड का टोटल वॉल्यूम का 73% वॉल्यूम इंडिया में हो रहा है। तो व्यूअर स्पेकुलेशन होने की वजह से सेबी ने कुछ रिसेंटली रूल्स भी लेके आया कि इसमें स्पेकुलेशन कम करना है। तो जैसे प्रेमचंद रॉयचंद ने 1875 में बीएसई की स्थापना की थी वैसे इन्होंने डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करके कॉटन में बहुत सारा पैसा कमाया था और बाद में उन्होंने भी डेरिवेटिव मार्केट में कॉटन में बहुत सारे लॉसेस भी लिए थे। तो अच्छा नॉलेज है तो ही अपने डेरिवेटिव मार्केट में आपने हाथ डालना चाहिए प्रॉपर नॉलेज लेके विद हेजिंग के साथ। तो डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे आपको बताया कि क्रूड से पेट्रोल बनता है या मिल्क से कर्ड बनता है, वैसे ही इक्विटी मार्केट से क्या बनता है? डेरिवेटिव मार्केट बनता है। तो डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट उसके दो लोगों के बीच में, एक बायर है और एक सेलर है, दोनों का व्यू अलग अलग रहेगा। तो अंडरलाइंग एसेट मतलब इक्विटी। जैसे मिल्क क्या है? मिल्क बेसिक है और उससे क्या बनता है? कर्ड बनता है। तो मिल्क का भाव बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कर्ड का भी भाव बढ़ेगा और मिल्क का प्राइस गिरेगा तो कर्ड का भी भाव नीचे आएगा। जैसे क्रूड ऑयल और पेट्रोल सबको नोन है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे और क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे तो पेट्रोल के प्राइसेस भी गिर जाएंगे। तो डेरिवेटिव ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में हम ट्रेड करते हैं। अंडरलिंग वैल्यू हमारा बेस है और फ्यूचर में हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, ये कमोडिटी ऊपर जाएगी क्या नीचे जाएगी। सो डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव में आप क्या करते हो कि डेरिवेटिव इसकी जो डेरिवेटिव की वैल्यू है ये डिराइव फ्रॉम द अंडरलिंग एसेट। अंडरलिंग एसेट को मतलब स्टॉक प्राइस, शेयर प्राइस, स्पॉट प्राइस, इक्विटी प्राइस, कैश प्राइस, इसको भी हम क्या बोलते हैं? अंडरलिंग एसेट। तो अंडरलिंग असेट से आपकी प्राइस डिराइव की जाती है और इसमें आपको स्टॉक, इंडाइसेस, कमोडिटीज, करेंसीज में भी ट्रेडिंग होते हैं। जैसे इंडिया में 190 स्टॉक्स, 6 इंडाइसेस, 100 प्लस कमोडिटीज और 4 यूएसडी आईएनआर रिलेटेड पेयर्स एंड 4 क्रॉस करेंसी पेयर्स। तो इतने करेंसी 8 करेंसी पेयर्स ही इंडिया में अलाउड है। तो ये सब में ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपको प्रॉफिट बनाने के लिए हेल्प करेगा बाय बेटिंग ऑन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अंडरलिंग एसेट। आपको जैसे पैटर्न्स पढ़ाया या चार्ट से इंडिकेटर पढ़ाया वो देखिए आप प्रॉपरली बेटिंग करके यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। सो देयर वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलिंग एसेट, सो देयरफॉर दे कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव। तो अंडरलिंग एसेट से इसकी वैल्यू डिराइव की जाती है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स मार्केट बोलते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन भी मार्केट इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे कमोडिटी, इंडेक्स, करेंसी सब में ट्रेड कर सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट में आप बेस प्रोडक्ट है अंडरलाइंग एसेट के ऊपर आप फ्यूचर की वैल्यू बेट करके आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। तो डेरिवेटिव में आपने देखा डेरिवेटिव में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है दो लोगों के बीच का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता नहीं है। जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेडिंग होता है दो बैंकों के बीच का इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग। तो हमको ये मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन एंड ऑप्शन इसमें ऊपर आपको फोकस करना है और आज के पार्ट में हम देखेंगे फ्यूचर मार्केट क्या होता है।
तो बेसिकली यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में आपने देखा रहेगा तो ये रिस्क मैनेजमेंट टूल है, इसके लिए बनाया कि आपको आपका जो पोर्टफोलियो है उसको आपको रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कमोडिटी रहेगा, इक्विटी रहेगा, तो फ्यूचर में इसकी प्राइस क्या रहेगी ये आप अभी डिटरमाइन कर सकते हो कि 6 महीने के बाद क्रूड ऑयल के प्राइजेस क्या है, या 3 महीने के बाद गोल्ड के प्राइजेस क्या है, कॉपर के प्राइजेस क्या है, स्टॉक के प्राइजेस क्या है, इंडाइसेस का फोरकास्ट क्या है, सब कुछ आप अभी प्रिडिक्ट कर सकते हो। और ये रिस्क मैनेजमेंट टूल, जैसे अभी ईरान इसराइल वॉर चल रहा है तो हम डेफिनेटली सब पोर्टफोलियो सेल करके बाहर नहीं बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, हेजिंग पर्पज के लिए शॉर्ट पोजीशन लेंगे, तो दोनों साइड आपका क्या होता है, पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट होता है। और आजकल हम लोग बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंस वेरी शॉर्ट पीरियड आप यूज करते हुए इंडिकेटर प्राइस एक्शन यूज के करके, तो ट्रेडिंग से भी बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। और कुछ लोग आर्बिट्रेशन आर्बिट्राज करते हैं, मतलब एक एक्सचेंज बाय करके दूसरे एक्सचेंज, या फ्यूचर और स्पॉट में जो गैप रहता है बेसिस, जैसे एक्सपायरी के दिन बेसिस जीरो होता है, तो कभी कभी क्या होता है फ्यूचर और स्पॉट में प्रीमियम रहेगा तो फ्यूचर शॉर्ट करेंगे और कैश बाय करेंगे, तो डेफिनेटली दोनों साइड आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। तो डेरिवेटिव मार्केट में आपने देखा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपका व्यू बुलिश है तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हो, आपका व्यू बेरिश है तो फ्यूचर आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, व्यू बुलिश है तो आप कॉल बाय करो लॉन्ग पोजीशन, और आपका व्यू बेरिश है तो आप पुट बाय करो, व्हेन यू हैव अ शॉर्ट पोजीशन। जैसे आपने देखा इक्विटी में आप पोजिशनली बेरिस पोजीशन ले नहीं सकते, इंट्राडे में ही आप बेरिस पोजीशन ले सकते हो, आपने बेरिस पोजीशन कैरी फॉरवर्ड लिया तो इट्स लाइक अ क्राइम, आपको 3 दिन तक हाईएस्ट प्राइस को वो बाइंग होता है, और उसके ऊपर 20 to 30% आपको क्या लगता है, आपको पेनल्टी लगती है। तो इसके लिए आपको बेरिस आपका व्यू है तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव मार्केट में बेनिफिट यही है कि जैसे आपको पंकज को 1000 स्टॉक लेना है XYZ कंपनी, तो ये आवर टू सेगमेंट, वन इज इक्विटी एंड सेकंड वन इज अ डेरिवेटिव। बट इक्विटी मार्केट में क्या होता है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, तो पूरे के पूरे पैसे देने पड़ते हैं। जैसे पंकज को 1000 शेयर लेना है तो 200 स्टॉक्स लेने के लिए उसको 2 लाख रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन वही डेरिवेटिव मार्केट में 10% मतलब 20,000 रुपीज ही देनी पड़ेगी। अब जैसे स्टॉक की प्राइस 200 से 300 हो जाएगी, मतलब पर स्टॉक 100 रुपीज प्रॉफिट होगा, तो मेरे को प्रॉफिट जितना इक्विटी में होता है डिलीवरी में होता है उतना ही प्रॉफिट मेरे को फ्यूचर में होता है, और ब्रोकरेज भी कम लगता है। और डेफिनेटली इक्विटी मार्केट से डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम और प्रॉफिट ज्यादा, तो आरओआई आपको ज्यादा मिलता है। इसके लिए बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट लेस इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन टुवर्ड्स द डेरिवेटिव मार्केट व्हिच डेली टर्नओवर इज मोर देन $3 ट्रिलियन, which is equal to our GDP। बट अभी रिसेंटली रूल्स आ गए, सेबी के रूल्स आ गए, और उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में निगेटिव है, बिकॉज कंफ्यूज एंड सरप्राइज एंड इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन एफएनओ। तो सब लोग इन्वेस्टर कहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट भी एफएनओ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन पैसा तो लॉन्ग टर्म में ही बनता है, लॉन्ग टर्म विल गिव यू डिलीवर बेटर रिजल्ट्स। तो इसलिए अभी रिसेंटली सेबी का ये भी आया था कि 93% एफएनओ ट्रेडर लूज देयर कैपिटल, और लास्ट 2 ईयर का डेटा में देखा तो 1.9 लाख करोड़ एफएनओ ट्रेडर ने लूज किया है। तो डेफिनेटली हम पहले ही बोलते हैं कि बहुत अच्छा नॉलेज लेके आप कम अमाउंट में यहाँ पे हेजिंग के साथ ट्रेड करोगे तो आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। सो दिस इज द सेकंड जनरेशन मार्केट, एडवांस मार्केट है, और ये डेरिवेटिव मार्केट में आप ट्रेड करने के लिए हम पहले फ्यूचर मार्केट के बारे में देखेंगे। तो आज के टॉपिक में फ्यूचर मार्केट क्या होता है, तो फ्यूचर मार्केट ये दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, वन इज अ बायर एंड वन इज अ सेलर। So the farmer agrees to purchase from the latter a fixed number of shares at specific time in the future for a predefined price। तो आज की प्राइस डिसाइड करके इन फ्यूचर मतलब एक्सपायरी के दिन में वो कॉन्ट्रैक्ट आप फुलफिल करोगे, और एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स मतलब यहाँ पे लॉट साइज लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, आप स्टॉक फ्यूचर में डील कर सकते हो, 190 अराउंड स्टॉक्स है। देखो एनएससी के ऊपर 20 to 100 स्टॉक्स है, उसमें से 190 स्टॉक के ऊपर आप स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। तो उसके बाद कमोडिटी फ्यूचर 100+ कमोडिटी, एग्री प्लस नॉन एग्री कमोडिटी, इसके ऊपर भी आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। और इंडेक्स में आपको निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स जो भी इंडेक्स बनाए उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और करेंसी में आप यूएसडी, जेपीबी, जेपीवाई, यूरो, आईएनआर और क्रॉस करेंसी सब में ट्रेड कर सकते हो। तो फ्यूचर मार्केट बहुत वास्ट मार्केट है। जैसे इक्विटी में आपको स्टॉक बाय करना, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, नीचे आएगा तो कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन ये फ्यूचर मार्केट में आप बोथ साइड पोजीशन ले सकते हो, और कमोडिटी, इंडेक्स, करेंसी, ये 3 एडिशनल सेगमेंट है जहां पे आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर मार्केट में जब ट्रेड करना है तो आपको लॉट साइज लेना पड़ता है। तो लॉट साइज क्या है कि ईच कॉन्ट्रैक्ट हैज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक विच इज कॉल्ड एज अ लॉट। जैसे इक्विटी में 1 शेयर्स भी आप बाय कर सकते हो, लेकिन जब आप फ्यूचर में ट्रेड करना है तो आपको लॉट साइज लेना पड़ता है। और लॉट साइज कौन डिसाइड करता है? एक्सचेंज। सो ये लॉट साइज डिपेंड होता है अपॉन द प्राइस ऑफ द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस की अभी की वैल्यू क्या है, अंडरलिंग एसेट की वैल्यू क्या है, और ये कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का होना चाहिए एट प्रेजेंट। लेकिन आपने सेबी ने रिसेंटली चेंज किया, ये 15 लाख का होना चाहिए। मतलब हर एक स्टॉक के, हर एक इंडेक्स के अभी लॉट साइज बढ़ेंगे। लेकिन इनिशियली अभी 5 लाख का लॉट साइज प्रेजेंट है, तो स्टॉक की प्राइस छोटी तो लॉट साइज बड़ा। जैसे आइडिया का लॉट साइज आप देखेंगे तो 40,000 है। मतलब एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेना तो आइडिया के 40,000 शेयर लेना पड़ेगा। वही आप हमारे का देखेंगे 22 वर्षा, तो हमारे पास शेयर अभी 1,40,000 पे कर रहा है, तो उसका लॉट साइज 5 है। तो यहाँ पे आपको लॉट साइज की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5 लाख होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका लॉट साइज होता है। और एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज रिव्यू करता है हर 6 महीने में लॉट साइज, और आपको 6 महीने में स्टॉक की प्राइस बढ़ी तो लॉट साइज कम करता है, स्टॉक की प्राइस गिरी तो लॉट साइज बढ़ाता है। सो रिवाइज द लॉट साइज इज गिविंग इन एडवांस नोटिस एटलीस्ट 2 वीक्स टू द मार्केट। तो मार्केट का लॉट 2 वीक्स आपको अर्लियर लॉट साइज के बारे में इंफॉर्मेशन मार्क आपको मिलती है। तो इसमें आपको लॉट साइज कहाँ पे देखने को मिलता है? तो डेफिनेटली आपको लॉट साइज देखने के लिए आपको एक वेबसाइट में देता हूँ, और वहां पे आप लॉट साइज चेक कर सकते हो। तो जैसे निफ्टी ट्रेडर ये लॉट साइज है, और निफ्टी ट्रेडर के ऊपर आपको हर एक स्टॉक की लॉट साइज आप चेक कर सकते हो। और डेफिनेटली यहाँ पे लॉट साइज चेक करके आप वो इसमें अक्रॉस कैसे ट्रेड करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको एफओ फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉट साइज यहाँ पे मिलेगा। कोई भी स्टॉक की लॉट साइज आपको यहाँ पे है। तो हर एक स्टॉक की लॉट साइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे 190 प्लस स्टॉक्स है, और हर एक के स्टॉक की लॉट साइज, और हर 3 क्वार्टर में, मतलब नवंबर में क्या थी, अक्टूबर में क्या थी, सितंबर में क्या थी, हर 3 महीने में, और लॉट साइज चेंज हो गई तो इमीडिएटली आपको इंटीमेशन आ जाता है। तो हर एक स्टॉक की लॉट साइज कैसी की है? उसकी वैल्यू 5 लाख मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज होनी चाहिए। जैसे आपके देखा लॉट साइज छोटी जब शेयर प्राइस बढ़ा, और शेयर प्राइस जैसे यहाँ पे देखो आईडीएफसी बैंक 7,500 इसकी लॉट साइज, और इन्फो एज Naukri.com 150 इसकी लॉट साइज है। और जनरली कम लॉट साइज वाले शेयर में आपने ट्रेड करना चाहिए। बड़ी लॉट साइज में क्या होता है? लॉस भी बड़ा होता है। तो मोस्ट 1,000 के अंदर जो भी लॉट साइज रहेगी उसमें आपको ट्रेड करना है। ये मेरा एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको एक्सपायरी है, मतलब इक्विटी में हमने स्टॉक लिया तो उसको एक्सपायरी नहीं है, वो आपका स्टॉक सालों साल आप रख सकते हो जब तक कंपनी है, डिविडेंड दे रही है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में क्या है? 3 महीने की एक्सपायरी है, मतलब करंट मंथ, मिड मंथ एंड फार मंथ। जैसे कंसिडरिंग अक्टूबर मंथ है, और अक्टूबर मंथ में आप देखेंगे करंट मंथ की एक्सपायरी 31 अक्टूबर हो जाएगी। मिड मंथ मतलब नवंबर की एक्सपायरी 28 नवंबर पे हो जाएगी, और दिसंबर की एक्सपायरी 26 दिसंबर पे हो जाएगी। तो एक्सपायरी कैसी डिसाइड होती है कि हर थर्सडे ऑफ लास्ट मंथ का लास्ट थर्सडे को आपकी एक्सपायरी होती है। थर्सडे को छुट्टी रहेगी तो मंडे अर्ली वेनेसडे को एक्सपायरी रहेगी। तो ये करंट मंथ, मिड मंथ, फार मंथ स्टॉक के 3 एक्सपायरी ऑलवेज रहती है। तो हम ये एक्सपायरी कैसे यूज करेंगे? तो जैसे हम पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते हैं, जैसे हमारा अप फ्लैग पैटर्न है या डाउन फ्लैग पैटर्न है, तो इसके ऊपर आपको नंबर ऑफ कैंडल मेजर करना है। जैसे हमने नंबर ऑफ कैंडल मेजर करने के बाद ये स्टॉक कितने दिन में कितना गिरेगा आप टारगेट और टाइम निकाल सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है? उसके अकॉर्डिंगली एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। तो फ्यूचर में क्या होना चाहिए? फ्यूचर में 60 डेज के अंडर आपका टारगेट आना चाहिए। तो मोस्टली डे टाइम फ्रेम पे आपको पैटर्न देखना है। तो डे टाइम फ्रेम इंट्राडे में करोगे तो आपको लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, करंट मंथ में यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन जब आप फ्यूचर में पोजिशनल कर रहे हो बाइंग और सेलिंग साइड, तो 60 दिन के अंदर आपका टारगेट आना चाहिए। तो जैसे 60 दिन के अंदर आपका टारगेट आएगा तभी आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कंडीशन ऑलरेडी दिया है कि डेरिवेटिव में ट्रेड करते समय मैक्सिमम टाइम टारगेट शुड बी मैक्सिमम 16 डेज। तो 60 डेज के अंदर आना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको करंट मंथ, मिड मंथ, फार मंथ, ये तीनों में से एक कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना है कि आपका नंबर ऑफ कैंडल्स कितना है। उसके बाद मार्जिन, मार्जिन मनी इसके लिए होती है कि मार्जिन मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड फॉर टेकिंग पोजीशन इन एफएनओ। एफएनओ में पोजीशन लेने के लिए आपको मार्जिन मनी पे करना पड़ता है।
तो ये जो मार्जिन मनी होता है, तो मार्जिन मनी इज कलेक्टेड टू एंश्योर दैट देयर इज नो डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्ट होल्डर। आप पेमेंट में डिफॉल्टर नहीं होने के लिए आपसे मार्जिन लिया जाता है। तो ये मार्जिन दो टाइप के होते हैं। एक स्पैन मार्जिन होता है, मतलब इंट्राडे में पोजीशन आपको होल्ड करना है तो आपको स्पैन मार्जिन पे करना पड़ता है, और आपको वो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होल्डिंग करना है तो आपको एक्सपोजर मार्जिन पे करना पड़ता है। और साथ साथ आपका वोलेटिलिटी मार्जिन, मतलब वो स्टॉक में ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी तो वहां पे आपको मार्जिन ज्यादा एक्सचेंज मांगता है। तो वोलेटिलिटी मार्जिन भरने के बाद कोई पोजीशन आपका, जैसे आपको बताया कि इक्विटी मार्केट में सर्किट फिल्टर्स होते हैं, मतलब 5%, 10%, 20% सर्किट फिल्टर होते हैं। लेकिन डेरिवेटिव के जो स्टॉक है उसके सर्किट फिल्टर ऑलवेज ओपन होते हैं, मतलब 10%, 20%, 30%, 40% भी जाता है। इसका मतलब आपका लॉस अनलिमिटेड होने के चांसेस है। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। और स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आपका लॉस 50% से ज्यादा चला गया तो आपको मैसेज पहला आता है। 60%, 70% पे मैसेज आते हैं, और जैसे 70% तक आपने मार्जिन रिफिल नहीं किया तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन ऑटो स्क्वायर बाय एक्सचेंज एक्सचेंज स्क्वायर अप करता है। कोई ब्रोकर या कोई नहीं करता, आपका एक्सचेंज ही वहां से आपकी पोजीशन कट करता है, और 30% जो बचा हुआ है उसमें से ब्रोकरेज कट करे, बाकी का पैसा आपको वापस देता है। तो मार्जिन पे करना, मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो। इसके लिए फ्यूचर में अच्छा कैपिटल रहेगा आपके पास, तभी आपको फ्यूचर ट्रेड करना है, क्योंकि एम मार्क टू मार्केट मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्जिन पे करने के बाद आप पोजीशन लेते हैं, और पोजीशन लेने के बाद आपके गेन्स एंड लॉसेस आर सेटल्ड बाय कैश एवरी डे बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस। आपकी क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर आपका प्रॉफिट हो गया क्या लॉस होगा, वो आपके जो लेजर है वो लेजर को सेम डे एडजस्ट होता है। वो प्रोसेस को बोलते हैं कि एम टू एम, मतलब मार्क टू मार्केट। जैसे डे वन में मैंने कोई स्टॉक लिया, 600 को स्टॉक है, मेरा स्टडी हो गया, मेरे को पैटर्न मिला है और उसका लॉट साइज 1000 है, और वो स्टॉक शाम को 620 को क्लोज हो गया। इसका मतलब जो 20,000 है वो मेरे लेजर पे जमा होंगे। कहाँ से? जो मेरा सेलर है वो सेलर के लेजर से मार्जिन से कट होगा और मेरे लेजर पे वो अमाउंट क्रेडिट होगी। तो ये डेली बेस के ऊपर होता है, जब तक आप अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करते। मतलब सेकंड डे आपकी बाइंग रेट रहेगा 620, और समझो स्टॉक 610 को क्लोज हो गया, मतलब आपके अकाउंट में 10,000 आपके लेजर से डेबिट होगा, और जो सेलर है उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक आप वो पोजीशन होल्ड करते हो। जैसे दूसरे दिन आपने पोजीशन क्लोज की तो डेफिनेटली आपको ब्रोकरेज लगता है खाली बाइंग और सेलिंग। ये एक हफ्ता भी चलेगा डेली एम टू एम, तो उसके ऊपर कोई चार्जेस लगते नहीं है। उसके साथ साथ आपकी एक्शन ओपन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पोजीशन ओपन इज कॉल्ड एज अ ओपन इंटरेस्ट। सबसे अहम शब्द है ओपन इंटरेस्ट। तो नंबर ऑफ पोजीशन कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए वो कैलकुलेट होते हैं एक्सचेंज के ऊपर, और एक्सचेंज ये मॉनिटरिंग करता है। तो न्यू बायर लॉन्ग एंड न्यू सेलर शॉर्ट, मतलब ये दोनों ने एक पोजीशन बनाई, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और ये दोनों मिला के एक ओपन इंटरेस्ट बनता है। और उसके लिए जैसे नंबर ऑफ बायर और सेलर मार्केट में आते हैं, वो स्टॉक में एंट्री करते हैं, तो आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। जैसा एग्जिस्टिंग बायर सेल, एग्जिस्टिंग सेलर बाइज, तो क्या होगा, वो दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करके बाहर निकलते हैं, तो आपका ओपन इंटरेस्ट क्लोज फॉल होगा। जैसे न्यू बायर बायज फ्रॉम एग्जिस्टिंग बायर, और एग्जिस्टिंग बायर क्लोजेज पोजीशन बाय सेलिंग टू न्यू बायर, न्यू लोगों की एंट्री होगी, एग्जिस्टिंग लोग बाहर गए तो वहां पे नो चेंज, वहां पे ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। और एग्जिस्टिंग सेलर बायज फ्रॉम न्यू सेलर एंड क्लोजेज पोजीशन, तो वहां पे भी ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। ओपन इंटरेस्ट खाली चेंज होगा जब नए लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट सबसे अहम शब्द है, जहाँ पे हम पैटर्न देखने के बाद हम वॉल्यूम देखते हैं, और वॉल्यूम के ऊपर हम डिसीजन नहीं लेते। हम डेफिनेटली डिसीजन कहाँ पे लेते हैं, जब हमारे पास पैटर्न है। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड है, बुलिश है, तभी हम बाय करते हैं। और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहे हैं, मतलब सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब सप्लाई है, बेरिश है, तब हम सेल करते हैं। जैसे ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। जैसे सडनली मार्केट में अच्छी न्यूज आ गई और उसके वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब फोर्सफुली लोगों ने जो शॉर्ट पोजीशन बनाई थी वो क्लोज कर रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, मतलब लॉन्ग लॉन्ग अनवेंडिंग हो रहा है, मतलब मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मार्केट नीचे आ रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से मार्केट से निकल रहे हैं। तो ये दोनों सिचुएशन में आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। तो ओपन इंटरेस्ट मोस्टली आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। डेफिनेटली एक एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे हमने पैटर्न्स के ऊपर अभी स्टडी किया था, और लॉन्ग टर्म पैटर्न और शॉर्ट टर्म पैटर्न, तो जैसे पीएफसी का हमने स्टडी किया था।
तो पीएफसी में हमने देखा था कि पीएफसी में हमको एक पैटर्न मिला था और वो पैटर्न फ्लैग पैटर्न था, डाउन फ्लैग पैटर्न था। तो डाउन फ्लैग पैटर्न में हम जब भी हमको ये पैटर्न मिलेगा तो हम ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे ये कैंडल से, ये कैंडल से, प्रीवियस कैंडल, जैसे वॉल्यूम हम चेक करते हैं, वॉल्यूम बढ़ा है, रेड कैंडल है, सपोर्ट ब्रेक किया तो डेफिनेटली हमारा सेलिंग है। लेकिन जब हमको इसमें ट्रेड करना है पीएफसी में तो डेफिनेटली मेरे को क्या करना है, डेफिनेटली मेरे को चेक करना है पीएफसी में कि उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है क्या घटा है। तो डेफिनेटली डेरिवेटिव मार्केट में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन, ये जो स्टॉक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी फ्यूचर की एक्सपायरी 31 अगस्त की उसकी हिस्टोरिकल डेटा पे चेक करना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये कैंडल मेरा 3 अक्टूबर का है और प्रीवियस कैंडल 1 अक्टूबर का है, तो थर्ड को मेरे को फर्स्ट से क्या करना है, मेरे को कंपेयर करना है और उसके बाद मेरे को वहां पे एक्शन लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा रहेगा थर्ड और फर्स्ट का ये दोनों का आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली और दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस 498 से 471, मतलब प्राइस नीचे आई है और ओपन इंटरेस्ट आपका 5 करोड़ 94 से 6 करोड़ 25, मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 31 लाख से। इसका मतलब शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो गई। तो ये देख के आपको बाइंग और सेलिंग साइड में जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है प्राइस गिर रहा है तो वहां पे सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट करना है, और जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है वहां पे बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट आपको बनाना है। बाकी दो जगह बनाने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ MWPL मतलब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो यहाँ पे हर एक कॉन्ट्रैक्ट, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओपन इज मॉनिटर बाय एक्सचेंज एंड लिमिट इज सेट बाय द एक्सचेंज। सो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80 to 95% के बीच में होनी चाहिए। जैसे आपकी लिमिट 95% के ऊपर जाता है, कौन सा, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल, यहाँ पे हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल के 95% के ऊपर जाएगा तो वो डेफिनेटली वो स्टॉक किस में आएगा, बैन में आएगा। और बैन में आने के बाद नए लोग उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एग्जिस्टिंग लोग वहां पे ऑफसेट करके अपनी पोजीशन कम करके वापस वो ओपन इंटरेस्ट 80% के नीचे जाएगा तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट वहां पे ट्रेडिंग होती है। कोई भी आपको बैन की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, नहीं तो आपको 10,000 तक फाइन लगता है। इसके लिए कौन से स्टॉक बैन में, जब फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको देखना है, और इंडिविजुअल ट्रेडर को और ब्रोकर को भी लिमिट लगाया। तो इसके लिए ये जो बैन लिस्ट है वो देख के आप कर सकते हो। और ये जो है बैन क्यों होता है कि ये दिस इज डन टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट, एक्सेसिव स्पेकुलेशन एंड क्रिएशन ऑफ बबल। तो ये बबल जो क्रिएट होता है मार्केट में कि एक्सेसिव पोजीशन जो होती है वो क्रिएट कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंज क्या करता है, वो स्टॉक बैन में डाल देता है। वहां पे एक्सेस पोजीशन आप बना नहीं सकते। तो ये कहाँ पे देख सकते हैं, तो डेफिनेटली मैंने एक ही वेबसाइट के ऊपर आपको फोकस करने के लिए बोला है। यहाँ पे आपको बैन लिस्ट मिल जाएगी, रिसोर्स में जाना है और रिसोर्स में जाने के बाद यहाँ पे बैन लिस्ट है, और यहाँ पे बैन लिस्ट में आपको पता चलता है कि ये इतने स्टॉक अभी बैन में चले गए। क्यों चले गए, यहाँ की करंट MWPL का ये है कि मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट 100%, 97%, 95%। अभी ये जैसे 80% के नीचे आएगी तभी ये बिरला सॉफ्ट बाहर निकलेगा बैन से। अभी पॉसिबल एंट्री किसकी हो रही है, अभी ऑलरेडी ये सिक्योरिटी बैन में है। यहाँ पे देखो ये इतने सिक्योरिटी बैन में है। ये सब स्टॉक FNO के बैन में चले गए और ये एंट्री ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी अभी 90% हो गई। जैसे ही ये 90%, 80 तो हो गई, 80 के ऊपर जाने के बाद ये रडार पे आ गया। जैसे कि 90% के ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक भी आप बैन में जा सकता है। और पॉसिबल एग्जिट कौन हो सकता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो एग्जिट नहीं होगा, जैसे पॉसिबल एंट्री है वैसे पॉसिबल एग्जिट हो सकता है बंधन बैंक एंड बिरला सॉफ्ट, क्योंकि इनके अभी 84% है। जैसे 80% के नीचे जाएगा, 85 से आप आज देखो कम हो गई, 86% आज 84% कम हो गए, तो डेफिनेटली ये FNO से एग्जिट हो सकता है। तो ये आपको इसीलिए किया है कि मैक्सिमम मतलब एक्सेस स्पेकुलेशन होना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ आपको स्पॉट और फ्यूचर में ऑलवेज एक गैप रहता है, और वो गैप को हम बोलते हैं बेसिस। तो बेसिस में क्या होता है, फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस, ये फ्यूचर प्राइस इज मोर देन कैश प्राइस, कैश प्राइस से ज्यादा है तो वो स्टॉक प्रीमियम में है, ऐसा आपको बात मतलब समझना है। और कोई स्टॉक फ्यूचर का भाव कम है कैश से तो वो प्राइस डिस्काउंट में है। और फ्यूचर और ये जो गैप है, ये गैप एक्सपायरी के दिन क्या होता है, 0-0 होता है। जैसे मैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज आपको या रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज में बताना चाहता हूँ कि जैसे HDFC में स्पॉट प्राइस कितनी है, 3818 है, और इसकी फ्यूचर प्राइस 3763 है, मतलब ये क्या है, डिस्काउंट में है।
और यहाँ पे आपका पीएल 819.25 है और फ्यूचर प्राइस 826 है, मतलब फ्यूचर ज्यादा है, मतलब प्रीमियम में नहीं। तो इसका जो गैप है, ये गैप आपको 7.55 है और यहाँ पे आपका गैप 55 रुपीज है। तो ये गैप आप प्रॉफिट कमा सकते हो बाय आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन कैसे करना है, जैसे पीएल में आपने देखा कि कैश में बाय करना है, तो पीएल कैश में क्यों बाय करना है कि इसको ऊपर जाना है, और फ्यूचर को शॉर्ट करना है, मतलब इसको नीचे आना है, और इसका संगम बीच में रहेगा, 823 को हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैश की प्राइस ज्यादा है, तो कैश को सेल करना है और फ्यूचर को बाय करना है। तो दोनों का संगम किधर, तो 38 पे हो जाएगा और वहां पे आपको आपकी एक्सपायरी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आर्बिट्राज करके आपको प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपकी व्यू लॉन्ग है तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हो। जैसे आपको फ्यूचर बाय करना है तो डेफिनेटली आपका व्यू बुलिश होना चाहिए। तो जैसे फ्यूचर लॉ हमने पैटर्न्स देखा, आप फ्लैग पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, बुलिश वेज पैटर्न, तो ये पैटर्न के ऊपर आपने डेफिनेटली स्टडी करके फ्यूचर में आपको पोजीशन बनानी है और उसको हेज करना है एक ऑप्शन से। तो हमारा व्यू बुलिश रहेगा तो हम फ्यूचर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस आपको पता है और रिस्क रिवार्ड रेशियो पता है। और हमारा व्यू बेरिश है तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। तो जैसे हमारा नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, हम अनलिमिटेड लॉस लेने वाले नहीं है। तो डेफिनेटली फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, बुलिश व्यू रहेगा तो फ्यूचर लॉन्ग करते हैं, बेरिश व्यू रहेगा तो फ्यूचर शॉर्ट करते हैं। और रिस्क रिवार्ड रेशियो प्राइस पैटर्न के हिसाब से 1:3 होना चाहिए, तभी आप फ्यूचर में ट्रेड करना है। और स्टॉप लॉस और टारगेट आपको प्राइस पैटर्न के हिसाब से मिलना चाहिए, तभी आप फ्यूचर में ट्रेड करना है। और पहले आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है कि ओपन इंटरेस्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइस बढ़ी है, तभी आपको फ्यूचर बाय करना है। ओपन इंटरेस्ट गिरा है, प्राइस गिरी है, तभी आपको सेल करना है। और ये प्रैक्टिकल करके आप इस प्रॉपर फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हो। और फ्यूचर में कैसे होते हैं, जैसे ऑप्शन में आपको अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रीक्स रहते हैं, वो प्रीमियम डिके करते हैं। तो फ्यूचर में वैसा नहीं होता, फ्यूचर में जो भी रहेगा सामने सामने हर चीज हो जाती है। तो फ्यूचर में आपको ट्रेडिंग करना है तो डेफिनेटली आपको पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, और इंट्राडे करना है तो आप इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेड करके एक फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो डेफिनेटली आज हमने देखा कि फ्यूचर मार्केट कैसे वर्क करता है, और फ्यूचर मार्केट में आप डेफिनेटली अच्छा पैटर्न्स ढूंढ के निकाल के ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप डेली का डेली पैसा बना सकते हो और बोथ साइड भी ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसे की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, वॉच करना है, शेयर करना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय।